मुझे देश की कई अलग अलग अदालतों में कई मुकदमों की कार्रवाई देखने का मौका मिला अपनी इस क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन देश के बाहर कभी अदालत की कोई कार्रवाई नहीं देख पाया। हालांकि तमन्ना है एक बार देखना कि वहाँ की अदालतों में देश के बाहर कैसे जिरा होती है, कैसे दलीलें, कैसे वकील, कैसे सफाई, कैसे सज़ा सुनाई जाती है, कैसे बरी किया जाता है। खैर, कभी मौका मिला तो शायद अदालत की इन कार्रवाइयों को देखने का भी मौका मिले देश के बाहर। देश के अंदर जितनी भी जगह पे मैंने अदालत की कार्रवाई देखी, उसमें एक ख़ास बात है, वो भी आप लोगों ने फिल्मों और टीवी सीरियल के ज़रिए देखी होगी, कि जब भी कटघरे में किसी को खड़ा किया जाता है, चाहे वो मुलजिम हो या फिर गवाह हो, तो पहले उसके रिलीजन के हिसाब से उससे शपथ या कसम दिलाई जाती है कि वो जो भी बोलेगा सच बोलेगा। अगर वो मुस्लिम है तो कुरान, अगर हिंदू है तो फिर गीता, और क्रिश्चियन है तो फिर बाइबल। इसका मतलब ये होता है, अदालत ये मान कर चलती है और कानून कि सामने वाला जिस धर्म, जिस मज़हब, जिस रिलीजन को मान रहा है, वो उसकी उस पवित्र किताब पर, पाक किताब पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो बड़े से बड़ा संगीन जुर्म करे, फिर उसके लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी चीज़ों पर भी झूठ ऐसी जगहों पर बोल सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये सारी बातें दूसरी वजहों से कह रहा हूँ। गीता, कुरान या बाइबल को अदालत में लाकर उस पर कसम खिलाने का मतलब और मकसद ये होता है कि सामने वाला सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बट इससे एक दूसरी चीज़ पता चलती है, और वो ये कि इन सारी पवित्र ग्रंथों और किताबों से एक और भी मतलब निकाला जाता है, और वो ये है कि इस सभी मानते हैं, कानून भी, कि गॉड, भगवान, अल्लाह, जीसस, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, यानी हैं। तो ये अच्छाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। अब यहीं से एक दूसरा सवाल उठता है कि अगर गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस ये सब हैं, तो क्या शैतान भी एग्जिस्ट करता है? अब सोचने की बात है, लेकिन चलिए सोच से बाहर निकलकर, अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक अदालत में इसी चीज़ को लेकर बहस हुई कि अगर गॉड है तो फिर डेविल क्यों नहीं, अगर गॉड है तो शैतान क्यों नहीं हो सकता। अगर आप गॉड को मानते हैं कि गॉड की किताबों पर हाथ रखकर आप कसम खिलाकर, तो फिर अगर कोई शैतान की बात करे कि शैतान ने ये जुर्म किया या करवाया है, तो फिर उन चीज़ों को आप क्यों नहीं मानते। ये एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैंने इसीलिए शुरुआत की क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है इंसान और शैतान के बीच की कहानी। इस कहानी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, फिल्में भी बनी, हॉरर फिल्म बनी, और ये एक बेहद डरावनी कहानी भी अपने आप में है। और बाकायदा इतिहास के पन्नों में, अलग अलग किताबों में ये दस्तावेज़ आज भी मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि ये कहानी सचमुच हुई इस दुनिया में, क्योंकि अदालत तक भी ये मामला पहुंचा है। कहानी अमेरिका के एक स्टेट कनेटिकट की है। कनेटिकट अमेरिका का एक स्टेट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे शहर हैं। उसी में एक शहर है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड बहुत छोटा सा, खामोश, एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2020 के सेंसेक्स के हिसाब से 20,000 की आबादी होगी। ये जो कहानी है, इस ब्रुकफील्ड के 180-81 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस शहर में एक कत्ल हुआ था। मतलब 180 साल के बाद एक पहला क्राइम, एक पहला मर्डर इसी ब्रुकफील्ड में होता है, जो कैनिकट स्टेट में है अमेरिका की। और ये कहानी उसी कत्ल, उसके मुकदमे और इंसान और शैतान के बीच की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्लेजन फैमिली से। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और इनके 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन इस परिवार की एक लेडी थी, और इनका इस परिवार पे दबदबा था। इनके और इनके हस्बैंड के 8-9 बच्चे थे, और ये तब वहीं कनेटिकट में रहा करती थी, अमेरिका के स्टेट में, बट इंटीरियर गांव में। बाद में माँ बाप ने फैसला किया, यानी कि जूडी और उनके हस्बैंड ने, कि वो अपने बच्चों को लेकर किसी शहर का रुख करते हैं और शहर में चलते हैं, क्योंकि जहाँ रह रहे थे वहाँ पर भी किराए के घर में रहते थे। तो उन्होंने कहा जब यहाँ किराए पर, रेंट पे ही रहना, तो चलो कहीं और लेकर चल रहते हैं। तो ये अपने बच्चों के साथ ब्रुकफील्ड पहुँच गए, और ब्रुकफील्ड में एक घर किराए पर लिया। अब ये पूरा परिवार वहाँ आकर रहने लगा। बाकायदा गाड़ी से सामान सब आया, अब सामान घर में उतारा जा रहा है। इस परिवार में जितने बच्चे थे, उसमें 2 बच्चों के नाम थे। एक इनकी बेटी थी डेबी, जिसकी उम्र करीब 17 साल, और एक इनका छोटा बेटा था जिसका नाम था डेविड। बाकी और भी बच्चे थे 6-7। तो अभी उस नए घर में, ब्रुकफील्ड में आकर शिफ्ट होते हैं, ट्रक से सामान उतारा जाता है। बच्चे बच्चे होते हैं, दौड़कर नए घर की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि कमरा खंगालते हैं कि नई जगह, नए शहर, नए घर में आए, खुशी भी है।
लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती। कुछ ही देर के बाद अचानक डेविड अजीब अजीब हरकत करने लगता है, वो जो बच्चा है, और थोड़ा घबराता है, चीखता है, चिल्लाता है। माँ बाप उसे डांटते हैं। फिर अगले दिन वो अचानक कुछ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी माँ जूडी उसे डांटती है, कहती तुम ये हरकत क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि नहीं, मैं हरकत नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी एक बूढ़े से शख्स को देखा है जिसका जो चेहरा बेहद डरावना है। उसका सर ऐसे लगता है कि उस कंधे पर रख दिया गया है, आंखें बड़ी खौफनाक हैं, बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, और बेहद मतलब डरावना एक भूत टाइप का वो चेहरा है। और वो बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, और वो मुझसे कह रहा है कि तुम इस घर में क्यों आए, यहाँ से चले जाओ, ये घर तुम लोगों के लिए नहीं है। अब उसने ये जब बात कही तो माँ हंसी, फिर ये समझी कि माँ बाप दोनों ने कहा कि अपने, चूँकि 9-10 साल हो गए थे इसको जहाँ पे ये इससे पहले रहता था, कि शायद इसे अपने उस इलाके की याद आ रही है, अपने पुराने घर की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है, तो ये ड्रामा कर रहा है और ये चाहता है कि यहाँ ना रहे, नई जगह है, अभी इसका मन भी नहीं लग रहा, तो वापस चले। यही समझ कर उन्होंने उसे डांटा। उसके बाद फिर सब अपने काम पर लग गए, घर को शिफ्ट कर रहे थे, सामान सब इधर उधर रख रहे थे। लेकिन डेविड की ये बात उसी दिन ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन फिर डेविड इसी तरह से चीखने लगा और अजीब आवाज़ निकालने लगा और बोलने लगा कि एक बूढ़ा आदमी है, मुझसे कह रहा है घर खाली कर दो। माँ बाप ने फिर समझाया। अब वो रात को सोया तो रात को अजीब अजीब हरकतें करने लगा, रात को उठ के चीखने लगा। बाकी बच्चे भी डरे, माँ बाप भी। उन्होंने कहा क्या करें इसका, लगातार समझा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा है। बहुत समझाया लेकिन डेविड के अंदर से ये भूत निकला नहीं कि उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। धीरे धीरे माँ बाप को लगा कि ये ड्रामा तो नहीं कर रहा, कुछ और है, पर क्या है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बट कोई बीमारी ही नहीं पकड़ पाया डॉक्टर। अब डेविड धीरे धीरे बीमार होने लगा, वो बच्चा, और बीमारी के आलम में अब घर में है, बिस्तर पर लेटा हुआ। एक रात अचानक बिस्तर पे ही बुदबुदाने लगा, और उस ज़माने में वो लैटिन लैंग्वेज में बात करने लगा, लैटिन भाषा। अब जूडी और उनके पति ये सब घबरा गए कि इसको अभी इतनी सी उम्र है, इसने कभी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज इसे आती नहीं है, और ये कहाँ से फर्राटेदार बोल रहा है। बट सुबह हुआ तो फिर वो नॉर्मल, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करता है, लेकिन वो भी क्या इलाज करे कि उसे यही पता नहीं कि उसको मर्ज क्या है, बीमारी क्या है उसकी। अब धीरे धीरे डेविड की हालत और बिगड़ रही है। वो अब ज़्यादा चीखता चिल्लाता और बार बार यही कहता कि एक बूढ़ा शख्स है और वो मुझे कह रहा है कि तुम इस घर से निकल लो। माँ बाप ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब उसकी आवाज़ चली गई। अब वो सिर्फ आवाज़ें अजीब अजीब मुँह से निकालता, लेकिन बोलता कुछ नहीं, और इशारों में भी बोलता तो एक हिस्स जैसी आवाज़ निकालता। अब घर वाले और घबरा गए। इसके बाद क्या करें, अच्छा बड़े धार्मिक लोग थे जूडी और ग्लेजन, तो उन्होंने ब्रुकफील्ड के कुछ चर्च से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ आने के बाद से वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, कभी चीखता है, चिल्लाता है, कहता है एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। तो कई फादर वादर ने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेविड की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। इसी दौरान में फिर कुछ फैमिली फ्रेंड ने इनको सलाह दी कि एक काम करो, किसी न किसी तरीके से किसी चर्च के किसी फादर को पकड़ो और उनसे कहो कि वो डेविड का इलाज करे रिलीजियस तौर पर, और उसको कहते हैं एक्सिज्म। तो एक्सिज्म करवाए। ये एक तरह का ये होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत इस तरह का कोई साया आ गया है, जैसे अपने यहाँ होता है जादू टोना, तंत्र मंत्र टोटका, तो इन सबको भगाने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, मौलाना के पास जाते हैं। तो वैसे ही इनके यहाँ था, एक फादर को बोलो इनका एक्सिज्म कराए डेविड का। अब इसको कराने के लिए पूरी एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, फिर सारे विधि विधान उनके होते हैं, उसी हिसाब से होता है। लेकिन सारे चर्च के फादर ने मना कर दिया ये करने से, एक्सिज्म। अब घर वाले और परेशान हो गए, तो डेविड की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, चर्च और फादर कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करें। तभी इनको पता चलता है कि दो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के माहिर हैं, भूत प्रेत या ऐसी जो शैतानी शक्तियां हैं उनको भगाने में माहिर हैं, उनको समझने में माहिर हैं। और उनमें से एक का नाम है एड और एक का नाम है लॉरेन। तो एड और लॉरेन ये दोनों एक तरह से जैसे पैरानॉर्मल सोसाइटी होती है, आपको याद होगा, जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो ये लोग एक्सपर्ट्स थे। तो किसी तरीके से अब जूडी ने एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया और कहा कि उनके बेटे के साथ ये दिक्कत है, अजीब अजीब बातें करता, उसको एक बुजुर्ग दिखाई देता है डरावना सा, और वो
कैसी कैसी बातें करता है, आवाज़ें निकालता है, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ चली गई। अब वो इशारों में बात करता है और घुटी घुटी आवाज़ में कुछ बोलता है। सेहत लगातार गिरती जा रही है। फादर के पास गए, सभी ने मना कर दिया उसका एक्सिज्म करने से। तो एडी और लॉरेन ने कहा ठीक है हम इसको देखेंगे। और उसके बाद एक रोज़ अपॉइंटमेंट लेने के बाद एडी और लॉरेन जेडी के घर पहुंच जाते हैं ब्रुकफील्ड में, जो घर उन्होंने किराए पे लिया था हाल में। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, एडी और लॉरेन दोनों ये कहते हैं कि इस घर में शैतानों का वास है, इस घर में शैतानी शक्तियाँ हैं। और इसके बाद जब पहली बार डेविड उनके सामने लाया जाता है तो डेविड को देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि मामला क्या है। थोड़ी देर घर में रुकते हैं, बाहर निकलते हैं। डेविड की माँ जूडी से फिर कहते हैं कि डेविड के अंदर एक नहीं 40 या 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ उसके शरीर में दाखिल हो चुकी हैं, घुसी हुई हैं। और उन 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियों के बीच में आपस में ये लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन कंट्रोल करेगा, कौन कब्जा करेगा। और इस लड़ाई के चक्कर में डेविड की हालत बिगड़ती जा रही है। तो 1 2 3 शैतानी शक्तियाँ हों तो समझ में आता 40 से ज़्यादा। और ख़ुद एड और लॉरेन के हिसाब से ये पहली बार उन्होंने देखा कि ये ऐसा केस कि एक शख्स के शरीर में घुसने के लिए 40 शैतानी ताकतें लड़ रही हैं। अब जब ये बात पता चली तो जूडी और उनके हस्बैंड और घबराए। उन्होंने कहा कि इसका इलाज कैसे होगा। तब उन दोनों ने भी कहा कि डेविड का जो है एक्सिज्म कराना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सारे चर्च जितने भी ब्रुकफील्ड में सबने मना कर दिया, फादर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। अब एड और लॉरेन ने बात की एक चर्च के तमाम लोगों से, और इत्तेफाक की बात यह है कि एक चर्च के फादर तैयार हो गए डेविड का एक्सिज्म करने के लिए। इसके बाद शुरुआत हुई। उन्होंने आकर फादर ने अपने तरीके से जो भी रस्म विधि विधान था 3 बार अलग अलग चरणों में इसे पूरा किया। लेकिन जब तीसरी बार वो करने के लिए आए, अब ये 2 बार हो चुका है, तीसरी बार आए, इसी बीच में इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। डेविड की बहन डेबी जो उससे बड़ी थी 17 साल जिसकी उम्र, वहाँ आने के बाद उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई और उस लड़के का नाम था आर्ने जॉनसन। आर्ने और डेबी एक दूसरे को पसंद करते थे, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और इस दौरान में डेबी भी अपने भाई की इस बीमारी को लेकर बेहद परेशान थी। डेविड को उसने जिक्र किया आर्ने से कि मेरे भाई की ऐसे ऐसे है, उसे कोई भूत दिखाई देता है और उसका इलाज चल रहा है और एक्सिज्म भी हो रहा है, पता नहीं उसके शरीर को कब चंगुल से छोड़ेगा शैतान। आर्ने डेबी से बहुत प्यार करता था। उसने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। उसने मना भी किया, लेकिन वो घर आया डेबी से के साथ और डेविड से मिला उसके भाई से। और उसके बाद उसने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। फिर उसने कहा कि चलो मैं यहीं रहता हूँ। अब इसके बाद इधर एक्सिज्म चल रहा है। जो एड और लॉरेन है ये दोनों फादर को लेकर आए हुए हैं। तीसरा और आखिरी चरण पूरा होना है। इस बीच में अब जो आर्ने है वो लगातार डेविड की भी हरकतें देख रहा है और उसे अफसोस भी हो रहा है कि इस बच्चे के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। जब तीसरी बार एक्सिज्म होने लगा और फादर आए, फादर के साथ उनके असिस्टेंट और ये आपके लॉरेन और एड, कुल 4 लोग थे। इसके अलावा किसी की मौजूदगी वहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं करते थे, सबको बाहर कर देते थे। लेकिन आर्यन ने कहा डेबी के बॉयफ्रेंड ने कि वो इस एक्सिज्म के दौरान डेविड के साथ रहेगा। उसे समझाया कि मत रहो, उसने कहा नहीं रहूँगा। जब वो जिद करने लगा तो फिर कहा एडी और लॉरेन ने और फादर ने कि ठीक है तुम रहोगे, लेकिन तुम यहाँ कुछ बोलोगे नहीं, खामोश रहोगे और सिर्फ देखोगे। उसने ये शर्त मान ली, वो वहीं रुक गया। अब इसके बाद एक्सर्सिज्म शुरू हुआ, फादर करने लगे, कर रहे थे। और इधर डेविड की जो हालत थी उसको देखते देखते अचानक आर्ने जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा उसकी गर्लफ्रेंड के भाई, छोटा सा भाई है, उसकी ये हालत हो रही है। और वो तमाम हिदायत के बावजूद बोल पड़ा और उसने कहा कि सुनो शैतानी शक्तियों, तुम्हारा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो एक काम करो, तुम इसका शरीर छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ, पर इसे छोड़ दो। अब ये वो बोल पड़ा और ये एक्सर्सिज्म उस वक्त चल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये तमाम चीज़ें पूरी हो गई, एक्सर्सिज्म भी कंप्लीट हो गया। अब इत्तेफाक से अगले दिन से डेविड की हालत सुधरने लगी। अब वो उसकी आवाज़ भी ठीक हो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक हो रही है, सेहत भी बन रहा है। वो अब उस तरह की डरावनी बातें भी नहीं कर रहा है, उसे वो बुजुर्ग आदमी भी नहीं दिखा रहा है।
लेकिन इधर आर्ने की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अब इस दौरान में हुआ ये था कि चूंकि डेबी और आर्ने एक दूसरे को प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम यहीं पे कहीं किराए के घर पर रहते हैं। तो उन्होंने किराए का घर ले लिया था इस घर से थोड़ी दूरी पर, और आर्ने और डेबी अब साथ रह रहे थे वहाँ पर। अब लेकिन इस हादसे के बाद आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेबी देखकर समझ गए उसी वक्त कि आर्ने के अंदर वो तमाम शैतानी शक्तियाँ दाखिल हो चुकी हैं जो कुछ दिन पहले तक उसके भाई डेविड में थी। उसने एड और लॉरेन से बात की। एड और लॉरेन ने कहा कि मैंने इसे पहले ही समझाया था, एक तो दूर रहो, लेकिन अगर तुम्हें एक्सिज्म में बैठना है तो बोलना मत। लेकिन इसने सीधे शैतानों को चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे शरीर में आकर दिखाओ। और शैतानों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और यही वजह कि उन्होंने डेविड को छोड़ दिया और अब इसके शरीर में दाखिल हो गए। तो उसने कहा कि इसका भी इलाज कीजिए, एक्सिज्म कीजिए। लेकिन फादर और बाकी लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा इसका नहीं कर सकते। लेकिन इधर चूँकि तजुर्बेकार थे एड और लॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के, उन्होंने घर वालों को कहा कि आइंदा आर्ने पे नज़र रखना, कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन पे जाकर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस घर में जिसमें जूडी की फैमिली है, उसके बेटे के ऊपर 40 से ज़्यादा शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ उसके शरीर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो आर्ने के अंदर आ गया है। तो आप कम से कम उस घर के एक आध 2 दिन में एक चक्कर ज़रूर काटें और आर्ने पे नज़र रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले हंस पड़े। उन्होंने कहा कहाँ आप लोग भूत प्रेत और इन शैतानी ताकतों की बात कर रहे हैं, हम क्राइम और क्रिमिनल को देखते हैं, जो दिखाई नहीं दे उन भूतों के पीछे कहाँ पड़ेंगे। टरका दिया। करीब 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में एक बार भी पुलिस वालों ने चक्कर नहीं काटे। इस दौरान में अब उसकी तबीयत बिगड़ती, आर्ने की फिर ठीक होता, फिर बिगड़ती, फिर ठीक होता, लेकिन वो डेबी उसके साथ थी। और तभी फिर डेबी की एक नौकरी लग गई एक सैलून में, जो पेट्स के सैलून थे, जहाँ जानवरों के बाल बाल काटे जाते थे। तो वहाँ पे इसकी नौकरी लग गई। नौकरी का पहला दिन था 16 फ़रवरी 1981, 16 फरवरी 1981 की बात है। बहुत खुश थी डेबी कि आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। उसने आर्ने को बताया, आर्ने खुश, उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट डे तुम्हारी जॉब की जगह पे चलता हूँ, फिर वहाँ से जब तुम फ्री होगी तो हम लोग डिनर विनर करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों घर से निकले तो रास्ते में डेबी का अपना घर था, वही घर जिसमें डेविड के ऊपर भूत प्रेत का साया था। उसने कहा माँ बाप भाई बहन भी खुश होंगे, उन्हें भी बताती हूँ। वो वहाँ गई। उसने कहा कि मेरी नौकरी का फर्स्ट डे है। सब ने कहा हम भी सेलिब्रेट करेंगे, चलो हम भी तुमको साथ वहाँ तक चलेंगे। तो जितने बच्चे थे वो सब साथ हो लिए, डेबी की छोटी बहन भी। अब ये सभी उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे डेबी की नौकरी का पहला दिन है। आर्ने भी है, डेबी के अपने भाई बहन भी हैं। वहाँ जाने के बाद जो दुकान के मालिक, उसने भी इन लोगों का वेलकम किया। उसका नाम था एलन, और इन लोगों को फिर दोपहर को लंच कराया। सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी दौरान में डेबी की एक बहन जिसका नाम मैरी था, सब खाना खा रहे थे और वो एलन जो है कहते हैं कि मैरी को घूर रहा था, हालांकि मैरी की उम्र 9-10 साल थी। फिर वहीं इसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में अचानक सारे लोग भी कुछ बोल रहे थे, डेबी के घर वाले भी, भाई बहन भी। एलन दूर खड़ा, बल्कि आर्ने दूर खड़ा देख रहा था। पता नहीं फिर अचानक उससे क्या हुआ, और इस बात के सारे वहाँ पे चश्मदीद हैं। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया और एक तरह से उसने हवा में छलांग मारते हुए एलन के ऊपर जाकर गिरा। सीधे एलन के सीने पर बैठा। उसके जेब में एक चाकू था छोटा सा। उस चाकू से उसने इसके बाद एक एक करके 5 वार उसके सीने पर किए। एलन की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर सब बदहवास वहाँ से भागे। आर्ने भी निकल गया। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस को खबर मिली, ब्रुकफील्ड में 181 साल के बाद होने वाला ये पहला कत्ल था। इसलिए पुलिस भी मतलब सज्ञ थी। लेकिन वहाँ आने के बाद पता चला कि आर्ने नाम के एक शख्स ने कत्ल किया। 1 घंटे के अंदर अंदर आर्ने को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। लाने के बाद उससे जब पूछा तो अब आर्ने हैरान, और इससे ज़्यादा पुलिस हैरान। आर्ने ने कहा कि मेरे हाथ कपड़ों में खून लगे, मैं मुझे नहीं मालूम ये फ़ोन कहाँ से आए। तो उसने कहा थोड़ी 1 घंटा पहले तुमने एक कत्ल किया है। उसने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तो सुबह डेबी के साथ निकला था, वहाँ गया था, हम सब खुश थे, उसकी पहली नौकरी का पहला दिन था। अब वो ये बताने को या मानने को तैयार ही नहीं कि इसने कोई कत्ल किया है। अब ये बात इधर चूँकि शहर में भी फैल रही है कि यहाँ पे कत्ल हुआ, और उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात। थोड़ी देर के बाद एड और लॉरेन तक भी ये खबर पहुँची कि आर्ने के हाथ से कत्ल हुआ है। जब वो सुने तो फिर वो भी गए पुलिस के पास। उन्होंने कहा याद है मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था कि आर्ने के ऊपर नज़र रखिएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। अब पुलिस वालों को वो बातें याद आई।
उन्होंने कहा हाँ कहा तो था। अब ऐड और उन्होंने बताया कि कैसे शैतानी ताकतों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब यहाँ से ये पूरा केस जो एक ओपन एंड शट केस था, एक मर्डर का, एक बिल्कुल आसान केस कि एक एलन नाम के शख्स का कत्ल हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। आर्ने नाम के एक लड़के ने, जिसकी उम्र 19 साल, उसने चाकू मारा, वो मर गया। उसके 1 घंटे बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ पे, कपड़े पे खून भी था, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कातिल को पकड़ने के बावजूद कातिल खुद ये कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे खून कैसे आए हाथ में, कपड़ों में, मुझे ये भी पता नहीं है। और उधर उसी पुलिस को 6 महीने पहले 2 लोग ये आगाह करते हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी के कि इसके ऊपर नज़र रखनी है, ये कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उसका पूरा पढ़ाई लिखाई का जो रिकॉर्ड बेदाग, बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट, कभी क्राइम में कोई हाथ नहीं रहा। अब पुलिस भी हैरान, लेकिन क्या करे, क्राइम हुआ था। पुलिस ने अब आर्नी को कोर्ट में पेश किया और यहीं से अमेरिका के इतिहास का ये पहला मुकदमा है जो इंसान और शैतान के बीच लड़ा गया। आर्नी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसके मुवक्किल ने कत्ल तो किया है, लेकिन वो कत्ल उसके मुवक्किल ने नहीं किया बल्कि करवाया गया है। और ये कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं है, शैतान है, शैतानी ताकतें। यानी जब उसने कत्ल किया तो वो अपने होशो हवास में नहीं था, बल्कि उस पर काबू पाया शैतानों ने, और उसके हाथ से ही ये चाकू चलवा दिया। अब अदालत के सामने ये बातें रखी गई तो इससे पहले कभी कोई ऐसा मुकदमा था नहीं। जज भी थोड़े घबरा गए कि ये मामला क्या है। उसने कहा देखो, हम गॉड और ये सारी चीज़ें तो मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि आपके मुवक्किल ने कत्ल किया, लेकिन ये कत्ल डेविल ने कराया, शैतान ने कराया, इसका कोई सबूत, प्रूफ? वकील ने वो सारे सबूत प्रूफ रखे, डेविड की सारी चीज़ें बताई। ये बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने पुलिस को आगाह किया था कि अब शैतानी ताकतें आर्ने पर कुछ हो सकता है। पुलिस वालों ने ये बयान भी दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक्सिज्म करवाया था पहले इससे, और उसके दौरान ही इसके अंदर वो शैतानी ताकतें आई। लेकिन ब्रुकफील्ड के जितने भी चर्च थे और जो फादर ने किया था एक्सिज्म उस वक्त डेविड का, वो चूँकि इन सारी चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते थे, तो वो मजबूर थे अदालत में खड़े होकर बयान देने और कहने के लिए कि उन्होंने इस एक्सिज्म के दौरान क्या किया था, या किया भी था कि नहीं किया था। तो उन फादर्स ने गवाही नहीं दी, किसी चर्च की तरफ से भी किसी ने बयान नहीं दिया। अब यहाँ पे वकील बार बार कह रहे हैं कि उसके मुवक्किल ने कत्ल किया है, लेकिन अपने होशो हवास में नहीं, ये शैतान ने कराया। जज ये मानने को तैयार नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो थे इस पे काम करते थे उनको बुलाया गया, लेकिन बार बार जज एक ही चीज़ पर आकर रुक जाते थे कि मैं कैसे ये मानूं, किस तरीके से मैं इसको मतलब बरी कर दूं, कि ये सोचकर कि ये शख्स तो वही है कातिल, लेकिन इसके अंदर कुछ और लोग हैं, 30-40 और लोग बैठे हुए हैं जो इससे काम करवा रहे हैं, इस तरह का। तो लोग हंसेंगे और इन चीज़ों की कोई कानून में जगह नहीं है, तो मैं इस पर ऐसे तो बरी नहीं कर सकता। और फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस हैं इस पर, यानी कत्ल का। तो इन चीज़ों के आधार पर कि शैतानी ताकतों ने कराया, मैं इसको बरी नहीं करूँगा। लग गया आर्ने के वकील को कि अब बरी होना मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि इस केस को दूसरा रुख देना पड़ेगा, और आखिर में ये कहानी फिर कही गई, चूँकि अब भूत प्रेत शैतानी ताकतों पर अदालत तो मानेगी नहीं, और लंबी बहस हो चुकी थी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था जज क्या फ़ैसला देंगे। तो फिर उसने कहा कि हमारे मुवक्किल ने सेल्फ डिफेंस में ये कत्ल किया है, क्योंकि एलन ने हमला किया था। एलन ने एक बच्ची को छेड़ने की कोशिश की थी और उसी में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में सेल्फ डिफेंस में उसने कत्ल किया। अब अदालत के सामने 2 चीज़ें थी। एक, पहली वाली चीज़ कि कत्ल आर्ने ने किया है, लेकिन कत्ल करवाया जो है वो शैतानों ने, शैतान की वजह से ये कत्ल हुआ। और दूसरा, सेल्फ डिफेंस में कत्ल हुआ, और कत्ल हुआ इसमें कोई शक नहीं कि कातिल कौन है, वो आर्ने ही है। अदालत ने दूसरे पहलू को सामने रखा ताकि अदालत का मजाक ना उड़े, और फिर कहा कि आर्ने जो है वो एलन का कातिल है, और इसलिए इसको 10 से 20 साल तक की सज़ा दी जाती है। आर्ने को 10 से 20 साल की सज़ा दी गई, लेकिन वो जेल में सिर्फ और सिर्फ 5 साल रहा। 1986 में वो जेल से बाहर आ गया, रिहा हो गया। तब उसकी उम्र करीब 25 साल हो चुकी थी। बाहर आने के बाद डेबी उसका इंतज़ार कर रही थी। डेबी के घर वाले भी उसने उस वक्त मदद की थी। फिर आर्ने ने डेबी से शादी कर ली, दोनों के बच्चे हैं, आज भी दोनों मौजूद हैं, दोनों खुश हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब आर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी कि उसने वो जगह और वो इलाका छोड़ दिया, शायद उस घर की वैसे प्रॉब्लम थी। उधर डेविड भी ठीक हो चुका था। 2007 का साल आ गया, 2007। ये कहानी एक बार फिर सुर्खियों में आती है। 2007 में डेबी और उसके घर वाले पहली बार कोर्ट में एक केस करते हैं, और ये केस करते हैं एड और लॉरेन के ख़िलाफ़, वही दोनों जिनकी वजह से डेविड ठीक भी हुआ और जो पैरानॉर्मल और ऐसी चीज़ों के एक्सपर्ट्स थे। तो उन दोनों के ख़िलाफ़ केस ये किया
कि उनके घर में जो कुछ हुआ, डेविड के साथ जो कुछ हुआ, आर्यन के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। अच्छा, इन दोनों ने उस वक्त आर्यन का जब मामला कोर्ट में चल रहा था आर्ने का, तो गवाही देने नहीं आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उसका भी एक गलत असर पड़ा जजमेंट पर। तो फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया 2007 में, कैड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का मिसयूज़ किया, उनके घर में जो कुछ हुआ उसे दुनिया के सामने रखा, और एक तरह से उनके वो मानसिक तौर पर उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, और इससे उन्होंने खूब पैसे कमाए, किताबें लिखी, अखबारों में कॉलम लिखे, अखबारों को कहानियाँ बेची, सीरियल बने, फिल्म बनी, और इन सब से इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, और इसीलिए इनके खिलाफ ये केस किया गया, इन दोनों के खिलाफ ये केस चला, लेकिन फिर अदालत में कुछ हुआ नहीं और आखिरकार केस डिसमिस हो गया। 2007 में आखिरी बार ये कहानी तब दोहराई गई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं। आज लगभग 2007 के बाद अगर कहें तो 15 साल हो गए, दोबारा ये मामला या मुद्दा नहीं उठा। इसमें बहुत सारे सीरियल और वो भी बनी, एक हॉरर फिल्म बनी थी कंजूरिंग, जिसमें ये भी कहा गया था कि कई बार डेयरिंग कि अगर कोई अकेला पिक्चर सिनेमा हॉल में बैठ कर देखे तो उसे इनाम मिलेगा। तो ये उसी कहानी के ऊपर बेस्ड थी। तो ये वो कहानी थी, ये अमेरिका के इतिहास का वो मुकदमा था जो इंसानों और भूत के बीच लड़ा गया था। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अब शुरू करते हैं वही अपना सिलसिला। आज राहुल शाह का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये भेजा अदिति ने, और ये राहुल को चिढ़ाती रहती है एडॉप्टेड ब्रदर या चाइल्ड कहकर। तो खैर हैप्पी बर्थडे राहुल। इसके अलावा आज रजनी वर्मा जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रजनी जी। और धीरज वर्मा ने भेजा है, साथ ही रोशन पवार उर्फ डॉन, अब इन्होंने डॉन भी लगा रखा है, कोई नहीं, रोशन हैप्पी बर्थडे, खुश रहें आप। अंकित कलेर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित, ये झुंझुनू से हैं। साथ ही अरशद खान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरशद। दर्शन सिंह राजपूत और अंशिका सिंह राजपूत, ये दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, दोनों भाई बहन हैं, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और उत्सव ने भेजा है। साथ ही हर्षु का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षु। और सौम्या ठाकुर ने भेजा है। इसके अलावा शौर्यवन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शौर्यवान। और ये पल्लवी और अविनाश के बेटे हैं। साथ ही संतोष त्रिपाठी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संतोष। इसके अलावा अभिषेक राणा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक, रोशन ने भेजा है। साथ ही मनी प्रभा, इनका भी आज बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनी प्रभा। और ये संत राम मीना जी की बिटिया हैं। साथ में आयशा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयशा। और ये मोहम्मद मुशर्रफ ने भेजा है। इसके अलावा रुबीना मिर्ज़ा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुबीना। और ये मिर्ज़ा मुख्तार बेग की वाइफ हैं, और 12 तारीख को इनका बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रुबीना। साथ ही आज सुशीला एंड रवि, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई सुशीला जी और रवि जी। नरेश जोशी और वेद प्रकाश शर्मा जी ने भेजा है। साथ ही श्वेता यादव और अखिलेश यादव, इनकी भी एनिवर्सरी है आज, तो आप दोनों की बहुत बहुत बधाई। सौरभ यादव ने भेजा है। स्तुति कुमारी और दुखी कुमार, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। अभिषेक ने भेजा है। और बेशक नाम आपका दुखी हो, लेकिन एनिवर्सरी है, तो आज तो आप खुशी होंगे। साथ ही सरोज और भगवान शर्मा, इनकी भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। वेद शर्मा ने भेजा है। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका एंड डॉक्टर आशीष रंजन, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों डॉक्टर साहब और साहिबा, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और डॉक्टर ज्योत्सना ने भेजा। साथ ही अनुपम गुप्ता, कल की कहानी में मैं कई जगह पे 32 साल बोल गया था, वो कायदे से 42 होना चाहिए, 42। मेरे मैथमेटिक्स बचपन से कमज़ोर है, उसके लिए बहुत पिटाई भी खा चुका हूँ, अब भी कमज़ोर है। इसके अलावा अपूर्वा श्रीवास्तव ने एक कहानी की फरमाइश की है। अमित यादव हैं, यूएसए से हैं, बॉय इन बॉक्स की कहानी सुनना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ, और आपको इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। मनोज लुखार, हॉरर स्टोरी की फरमाइश की थी, लीजिए आज वही सुना थी आपको। राहुल देव राज, ऑल द बेस्ट, यूपीएससी की ये तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सौम्या रंजन मिश्रा, और इन्होंने बीजू पटनायक की कहानी सुनने की फरमाइश की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। रवि सिंह इंडियन एयरफोर्स में है। साथ ही लंबोदार मोहन, बल्कि लंबोदार साहब, ये हाँ इन्होंने भी कहा था 40 और मैंने 32 कह दिया था। आकाश सिंह ने भी गलती सुधारी थी, तो आप लोगों का शुक्रिया। इसके अलावा रुगुंग बोरो, ये असम से हैं, थैंक यू सो मच रुगुंग आपके इस मेल के लिए। शुभम,
इनका एक्सीडेंट हो गया था हाल में, लेकिन ये कोमा में भी रहे, लेकिन फिर ठीक हो गए। कहानियाँ सुनते रहे और ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, ऊपर वाला आपको अच्छा रखे हमेशा। शुभम। साथ ही शुभम भारद्वाज भी हैं, एक कहानी की फरमाइश की है और इनके एक दोस्त का बर्थडे था 11 को, मैं भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा शुभम आप। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अक्सर हम लोग बातें करते हैं बहुत सारे भूत प्रेत की, लेकिन ये सारी चीज़ें मौत के बाद होती हैं। हम सब ये मानकर चलते हैं कि इंसान, भूत प्रेत, आत्मा जो भी है, जिन जन्नात, ये सब मौत के बाद, जीते जी नहीं। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि एक शख्स मरने से पहले ऐसे सारे काम करे जो उसे भूत बना दे? भूत वो वाले नहीं, डरने वाला, बल्कि ऐसा भूत जिसकी कोई मौजूदगी के सबूत ही ना हो। मतलब एक इंसान दुनिया में आया, पैदा हुआ, करीब 60 साल की ज़िंदगी जी ली, और जब वो मर रहा है तो मरने से पहले एक एक कर अपने सारे सबूत को मिटाता जा रहा है, ऐसे कि जैसे वो इस दुनिया में आया ही नहीं। अब ऐसे लोगों को भूत ही कहेंगे। तो क्या ये मुमकिन है एक शख्स मौत से पहले अपने आप को इंसानों की बिरादरी से हटकर एक ऐसा रहस्य बना दे कि उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त दुनिया ढूंढे और मिले ही नहीं? और आज 13 साल हो गए। 13 साल में ये शख्स, इसकी असलियत, ये कौन था, कहाँ का था, किस देश का सिटीजन था, कहाँ पैदा हुआ, इसका असली नाम क्या था, क्या करता था, कुछ भी नहीं मालूम। पुलिस, जर्नलिस्ट, इंटरनेट पे सर्फिंग वाले जितने शौकीन हैं, वो तमाम लोग 13 सालों से कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस शख्स की सच्चाई सामने ले आए। अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हार नहीं मानी है लोगों ने। हो सकता है आने वाले वक्त में शायद इस भूत का असली सच सामने आए। कहानी 2009 की है, कहानी जून के महीने की है, कहानी 4 दिनों की है। लेकिन इस 4 दिनों के बाद जो राज सामने आता है वो आज भी एक राज ही है। 12 जून फ्राइडे का दिन था। एक शख्स आयरलैंड या आयरिश बॉर्डर के करीब एक छोटा सा कोस्टल टाउन है जिसका नाम है स्लिगो। वहाँ पहुँचता है बस से। बस से आने के बाद वो एक टैक्सी हायर करता है। स्लिगो एक छोटा सा कोस्टल टाउन था, वहाँ बीच के लिए काफ़ी मशहूर, लोग वीकेंड पे छुट्टियाँ मनाने आते थे। तो एक शख्स ये भी अपना आया। इसके पास 3, एक लैपटॉप टाइप का बैग, एक ब्लैक बैग, 3 सामान थे कुल। ये बस से शाम करीब 6:30 बजे उतरता है स्लिगो में। इसके बाद वहाँ से एक टैक्सी पकड़ता है, पास में एक होटल ढूंढने जाता है, एक होटल में दाखिल होता है। लेकिन इत्तेफाक से वीकेंड था, सैलानी काफ़ी आए हुए थे। उस होटल में कोई रूम नहीं था, होटल फुल था। वो वहाँ से निकलता है, पास में एक दूसरे होटल में जाता है। नसीब से वहाँ उसको कमरा मिल जाता है। वो एक रूम लेता है और 3 दिन के लिए पे कर देता है कैश। 3 दिन के पैसे, रूम के चार्ज देने के बाद रजिस्टर पर वो अपना नाम लिखता है, पीटर बर्गमैन। और एड्रेस जो देता है वो देता है वियना, ऑस्ट्रिया का। होटल वाले उससे उसका कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगते। ये बात 2009 की है। अब तो आप किसी भी होटल में बिना आईडी प्रूफ के रह नहीं सकते। तो उस वक्त बड़ा शुरुआत थी ये सब। तो मांगा नहीं उसने, रजिस्टर पे जो भी नाम लिखा, एड्रेस लिखा, पैसे दे दिए। उसके बाद उसे कमरा दे दिया गया। वो कमरे में जाता है। फ्राइडे का दिन 12 जून, बिल्कुल नॉर्मल। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकलता। एक बार सिगरेट पीने के लिए नीचे आता है, फिर वो वापस कमरे में। और फ्राइडे का दिन, फ्राइडे की रात आसानी से गुजर जाती है। अब सेकंड डे शुरू होता है, सैटरडे 13 जून, 13 जून। 13 जून को सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद पीटर बर्गमैन, जो रजिस्टर पर उसका नाम लिखा है, वो सुबह होटल से बाहर निकलता है, एक टैक्सी पकड़ता है और थोड़ी दूर पर एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पहुँचता है करीब 10:50 पर सुबह। वहाँ से वो 8 स्टैम्प्स खरीदता है, डाक टिकट और कुछ एयरमेल स्टिकर। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और फिर वापस होटल आ जाता है। होटल में वो खाना खाता है, फिर कमरे में ही रहता है। दिन में 3-4 बार कमरे से वो बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए, जो डिजिग्नेटेड सिगरेट पीने के लिए जगह थी, वहाँ सिगरेट पीकर फिर वो कमरे में चला जाता है। इसके अलावा कोई काम नहीं करता। दूसरी रात बीत जाती है। अब डे 3, 14 जून की तारीख आ जाती है। संडे का दिन था, क्योंकि वो फ्राइडे को चेक इन किया था उसने। संडे को वो फिर दोपहर के करीब वो निकलता है रूम से और उसके बाद बस स्टैंड तक जाता है पैदल। वहाँ से एक टैक्सी पकड़ता है और टैक्सी वाले से पूछता है कि कोई ऐसी बीच पे ले चलो जो बड़ा पीसफुल हो, जहाँ शोर शराबा ना हो। टैक्सी वाला खुद ही बताता है कि हम आपको रोजेस पॉइंट बीच पे ले चलते हैं। वहाँ का बड़ा फेमस बीच था और वो इसलिए भी था कि वो बड़ा अलग था। वहाँ शोर शराबा, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती थी।
पीटर बर्गमैन उस टैक्सी पे बैठता है, टैक्सी वाला उसे रोजेस पॉइंट बीच पे ले जाता है और ऐसा लगा था कि वो बीच पे घूमने के लिए गया, लेकिन बीच पे वो टैक्सी रुका हुआ है और वो उतरता है, चारों तरफ एक नज़र दौड़ाता है और फिर वापस टैक्सी में बैठ जाता है, कहता है वापस होटल चलो। टैक्सी वाले को भी अजीब लगता है कि इतनी दूर से बीच पे घूमने आया, लेकिन 2-3 मिनट में ही इसने बस बीच सरसरी निगाहों से देखा और वापस बैठ गया। खैर वो उसे वापस होटल ले आता है। होटल आने के बाद वो थोड़ी देर होटल में रहता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर वापस होटल आता है। तीसरी रात नॉर्मल इसी तरह बीत जाती है। अब चौथा दिन आता है। 3 दिन का उसने पेशगी किराया दिया था और मंडे को से यानी 15 जून को होटल खाली करना था। मंडे को वो सुबह आता है होटल में रिसेप्शन पर। उसका कहता है चेकआउट का टाइम होता है आमतौर पर 12 बजे, तो कहता है कि अगर मैं थोड़ा 1-2 घंटा डिले कर दूं तो कोई इशू तो नहीं है। रिसेप्शन वाले कहते हैं कोई इशू नहीं है, क्योंकि मंडे आ गया, टूरिस्ट सब लौट रहे हैं, होटल वैसे भी खाली हो रहा है। तो एक पर्पल कलर का पॉलीथीन का बैग लेकर होटल से बाहर निकल जाता है। करीब 1-1.5 घंटे बाद दोबारा आता है। फिर इसके बाद अपना सामान उठाता है, ब्लैक कलर का बैग, होटल में रिसेप्शन पे चाबी देता है और वहाँ से निकल जाता है। दोपहर के करीब 1 बजे निकलने के बाद थोड़ी दूर पे एक बस स्टॉप है, वो वहाँ पे जाता है। बस स्टॉप पे जाने के बाद उसी बस स्टॉप के पास खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, वो खाने पीने का कुछ ऑर्डर देता है और फिर जेब से एक पर्ची निकालता है, उस पर कुछ लिखता है, पढ़ता है और फिर उस पर्ची को फाड़ कर वहीं एक डस्टबिन उसमें फेंक देता है। इसके बाद वो एक बस पकड़ता है, जिस बस का जो रूट था वो रोजेस पॉइंट उसी बीच पे जहाँ एक दिन पहले उसने टैक्सी पे वो गया था और 2 मिनट में वापस आ गया था। दोपहर 2:20 पे अब वो बस स्टॉप से बस से रोजेस पॉइंट पहुँच जाता है। रोजेस पॉइंट पर उसे करीब 16 लोग देखते हैं जो याद रखते हैं उसे, और उन लोगों के याद रखने की वजह थी, एक तो ये शख्स आमतौर पे बीच पे लोग जो जाते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये कोट जैकेट और इस तरह के साथ उन्हें लगा कि ये नहाने आया है तो ऐसे कपड़ों में क्यों आया। तो कुछ अलग अलग वजह थी। कुछ ने देखा कि वो शाम हो गई, डूबते हुए सूरज को देख रहा, बड़ा उदास है। कुछ ने हाय हेलो किया, उसने सिर्फ सर झुकाया। तो उसकी कुछ अजीब सी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों ने उसे याद रखा। खैर 15 जून की शाम भी बीत जाती है, रात बीत जाती है। अब आती है 16 जून की सुबह। 16 जून की सुबह 6 बजे एक बाप और बेटा इसी बीच के किनारे जॉगिंग के लिए निकले। जब जॉगिंग के लिए जाते हैं, वो वहीं पे लोकल रहने वाले थे, अक्सर वो जॉग किया करते थे, तो उन्होंने देखा कि बीच के किनारे एक शख्स औंधे मुँह पड़ा है। पास गए तो देखा कि एक शख्स है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है, मर चुका है, लाश पड़ी। ये इसी पीटर बर्गमैन की लाश पड़ी थी। पुलिस को खबर की गई, पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब वहाँ पे पुलिस जो सारी चीज़ें देखती है, उसके कुछ कपड़े जो उसके शरीर पे थे, बड़ा अजीब लगता है। उसके जितने भी टैग थे, लेबल थे, वो सारे कैंची से कटे हुए थे। उसके आसपास ना कोई वॉलेट था, ना कोई पैसे थे जेब में, ना कोई आईडी कार्ड था, ना उसकी पहचान से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ थी। एकदम ज़ीरो आइडेंटिफिकेशन। पुलिस जो है लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी तक मामला यही था कि ये बहुत एक शख्स की मौत हो गई है, शायद डूबने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगभग यही बताती है कि शायद इस शख्स की डूबने से मौत हुई है। लेकिन यहाँ से इस शख्स की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी अचानक रहस्यमयी तौर पर सामने आनी शुरू होती है। अब एक टूरिस्ट प्लेस पे एक शख्स की मौत हुई है, पुलिस को उसके घर तक खबर देनी है, पता करना है कौन है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। उसके ज़रिए फिर पता चलता है वहाँ पे लोकल की ये इस होटल में 3 दिन से ठहरा हुआ था। पुलिस की टीम उस होटल में पहुँचती है कि वहाँ इसके एड्रेस के ज़रिए इसकी फैमिली तक कांटेक्ट करेंगे। वहाँ पहुँचती है, वहाँ पे इसका पहली बार पुलिस को नाम पता चलता है, पीटर बर्गमैन, वियना ऑस्ट्रिया का एड्रेस। पुलिस वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि जो एड्रेस दिया गया है, जो नंबर लिखे हैं घर के, वो एक खाली प्लॉट है, कोई घर नहीं है। पीटर बर्गमैन का कोई नाम का आदमी यहाँ नहीं रहता। ब्रिटेन आयरलैंड में इस नाम, इस हुलिया, इसका जो डेटाबेस था, कोई नहीं है। अब पुलिस को बड़ी अजीब बात लगी कि अब इसकी आइडेंटिटी नहीं हो रही कि कौन है ये शख्स। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को और खंगालना शुरू किया। अब 3 दिन जब तक वो इस स्लिगो कोस्टल शहर में आया था, बस से लेकर होटल तक, और अगले 3 दिन तक उसने क्या किया, पुलिस ने हर उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया
और इस सीसीटीवी फुटेज ने बड़ी अजीब अजीब चीज़ें उगली। बड़ा ही नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस, तमीज़ से, बाल करीने से, सब कुछ कपड़े पहने हुए ये शख्स होटल में जब आता है, 3 बैग थे। इसके बाद ये उस दिन पहले दिन होटल से एक बार निकलता है, सिगरेट पीता है। इसके हाथ में पर्पल कलर का एक पॉलीथीन का बैग था, वो बैग भरा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि वो गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लौटता है, उसका हाथ खाली है, उसके हाथ में कोई बैग नहीं। नेक्स्ट डे वो पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर इसके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग है। अब सवाल ये कि पहले दिन गया, पर्पल कलर का फुल बैग था, वापस आया खाली था। अगले दिन फिर एक पर्पल कलर का पॉलीथीन का बैग है, ये बाहर जाता है, वापस आता है, खाली है, हाथ में बैग नहीं है। फिर तीसरी बार ऐसे ही ये निकलता है होटल से, फिर पर्पल कलर का बैग है, बाहर जाता है, वापस आता है, बैग नहीं है। जब जब ये होटल से निकला वो बैग भरा हुआ था, उसमें क्या सामान था नहीं मालूम, लेकिन जब जब ये वापस आता है वो खाली होता है, हाथ में इसके बैग ही नहीं होता। 1, 2, 3, 4 बार पुलिस ने लगातार देखे सीसीटीवी फुटेज। 3 दिनों में देखा तो कुल 13 बार ये कमरे से पर्पल कलर के बैग को लेकर बाहर निकला और 13 के 13 बार वापस खाली आता है, बैग नहीं थे, जबकि पॉलीथीन बैग वही था जो ये लेकर निकलता था। फिर पुलिस ने जूम करके सारी चीज़ें देखी तो ये आइडिया हुआ कि जो प्लास्टिक का बैग लेकर ये जाता था, कमरे से तो ये सामान भर भर कर ले जाता था, वापसी में उस सामान को या तो कहीं डंप करता था और फिर उस बैग, पॉलीथीन बैग को लपेट कर पॉकेट में रख लेता था, इसलिए दोनों हाथ इसके खाली दिखते थे। अब सवाल ये था कि आखिर वो ऐसी क्या चीज़ें थी जो ये 3 दिन तक होटल से निकलता और ले जाता और फेंकता और पता ही नहीं। पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जहाँ जहाँ पे ये गया, जहाँ जहाँ पे ये नॉर्मल था, कैमरे में कैप्चर हुआ, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो टैक्सी स्टैंड हो, या जहाँ पे डस्टबिन हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब जब ये पर्पल कलर का प्लास्टिक का बैग लेकर गया, जहाँ तक कैमरे में सीसीटीवी में ये इसको कैद किया जा सकता था किया गया, तब तक इसके हाथ में वो बैग है। लेकिन उसके बाद अचानक वो उन इलाकों से गुजरता जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। अब इससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि पीटर बर्गमैन को मालूम था कि कैमरा उसे कहाँ कहाँ कैच कर सकता है, कहाँ कहाँ पकड़ सकता है। 2 चीज़ें थी, एक, किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसने अपनी पहचान को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, न चेहरा छुपाने की, हर कैमरे में आया। लेकिन दूसरा, जब जब उस प्लास्टिक के बैग को ठिकाने लगाने, डंप करने की बात आती, वो कैमरे से गायब हो जाता। इसका मतलब उसे पता था कि कहाँ कहाँ कैमरे सीसीटीवी के नहीं है, और वो उन जगहों पर जाकर उन पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग में जो सामान होता था उसे डंप करता था। अब पुलिस ने ऐसे सारी चीज़ों को टटोलना, ऐसे सारे डस्टबिन को टटोलना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसी दौरान में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाली चीज़ थी। मौत लगभग दम घुट पानी में डूबने से हुई, हालांकि 100% नहीं कहा गया, लेकिन जब उसकी बाकी चीज़ों की रिपोर्ट सामने आई तो वो और भी चौंकाने वाली थी। पता चला कि ये शख्स, इसको ऑलरेडी दिल का दौरा पड़ चुका है, इसके अलावा इसको बोन ट्यूमर था, इसके अलावा इसको प्रोस्टेट कैंसर था एडवांस स्टेज का, एक किडनी गायब थी। अब इतनी सारी बीमारी, प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज, आपको बोन ट्यूमर, एक किडनी गायब, हार्ट अटैक हो चुका। लेकिन कमाल ये भी था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ये नहीं आया कि ये कोई मेडिसिन ले रहा था। वक्त ज़माने से कोई मेडिसिन नहीं ले रहा था, कोई प्रिस्क्रिप्शन तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि इसको जो जो बीमारियां थी उससे इसमें काफ़ी इसको पेन होती होगी, लेकिन ये पेन किलर भी नहीं लेता था। अब ऐसा क्यों कर रहा था? तो ये उसकी जो बॉडी की रिपोर्ट आई वो और भी चौंकाने वाली थी। इधर जो सारे पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग से वो डंप कर रहा था, वो राज पता नहीं चला। इसने जो स्टैंप लिए और मेल किए, वो ख़त कहाँ गया, कैसे पहुँचा, ये पूरी जांच हो गई, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो था कहाँ। अब पुलिस सारी तरफ से ढूंढती रही, अखबारों में फ़ोटो दिए गए, तस्वीर दी गई सारी जगह, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोप हो गया। कुछ लोगों ने कहा, होटल वालों ने, कि इसका एक्सेंट जो था वो जर्मन एक्सेंट था, जर्मन में कहा गया। लेकिन पीटर बर्गमैन नाम के शख्स की कोई भी पहचान किसी भी जगह से कंफर्म नहीं हुई। इस दौरान में 3 बड़े सीनियर पुलिस अफसर पर ले गए, जिनको चैलेंज था कि इस केस को सॉल्व करें, कोशिश करते रहे, नहीं पता चला। बाद में कुछ जर्नलिस्ट आए, उन्होंने कहा कि एक मिसिंग पर्सन की एक खोज की जाए।
कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे थे जो वैसे ही उसी दिन, जैसे अगर वो फ्राइडे को बस से उतरा तो वो फ्राइडे को पहुँचे स्लिगो, उस होटल में रुका, उसी होटल में जाकर रुके, उसी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ के ढूंढ के उसी बीच पर गए, उन्हीं रास्तों से गुजरे कि शायद कुछ क्लू मिले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 13 साल बीत गए, 2022 आ गया है। आज भी ये केस, पुलिस, कुछ जर्नलिस्ट अब भी लगे हुए हैं और कुछ इंटरनेट पे इस स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद जो इसके बारे में जानकारी हासिल करने वो भी लगे हुए हैं। लेकिन पीटर बर्गमैन कौन था, ये एक राज बना हुआ है। अब उसकी मौत को लेके या उसकी आइडेंटिटी को लेके कई थ्योरी चली। एक कहा गया कि ये किसी देश का शायद स्पाई था, जासूस, और यहाँ पर आकर उसे बीमारी भी थी तो सुकून की मौत मरने के लिए इस जगह के बीच को चुना और मर गया। कुछ का कहना था कि उसका ताल्लुक़ किसी अदर डॉन, माफिया, इन लोगों से था और शायद उसकी वजह से मारा गया। कुछ लोगों का कहना था कि उसने सुसाइड किया है और जानबूझ के उसने चुना था उस जगह को। लेकिन ये सारी थ्योरी एक जगह पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अगर उसने सुसाइड किया और मरने जा रहा है, माफियाओं के साथ ताल्लुक़ है, तो उसने अपनी हर आइडेंटिटी को बर्बाद क्यों किया। उन 13 बार में जो प्लास्टिक पर्पल कलर के बैग में वो लेकर सामान गया, डंप किया, उनमें क्या था। जो उसने स्टैम्प पेपर खरीदे पोस्ट ऑफिस से, जो पोस्ट किया, वो कहाँ गए। किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी यही मिस्ट्री कि एक आदमी मौत से पहले अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान से जुड़ी हुई हर चीज़ को मिटाता क्यों जा रहा है। उसकी डीएनए और बाकी चीज़ों के सैंपल आज भी वहाँ के हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके रखे गए हैं, इसलिए कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हो सकता है उसका डीएनए किसी ऐसे शख्स से मैच कर जाए जिसकी फैमिली ट्री के ढूंढते हुए इस शख्स तक, इस शख्स की असलियत तक, पीटर बर्गमैन तक पहुंचा जा सके, उसकी असली पहचान क्या थी निकाली जा सके। हालांकि ये जाहिर सी बात है कि इसका नाम भी नकली होगा, पीटर बर्गमैन, क्योंकि जब असलियत कुछ नहीं पता तो फिर नाम भी कैसे वो असली बता सकता है। तो उम्मीद यही है कि टेक्नोलॉजी, डीएनए और ये सारी चीज़ें जो है इस शख्स की सच्चाई सामने लाए। लेकिन 13 साल तो हो गए। ये शख्स कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था, क्या करता था, क्यों यहाँ आया, कैसे मौत हुई, उन पर्पल कलर के प्लास्टिक बैग में ये क्या कुछ ले जाकर डंप करता था, ये सारी चीज़ें, ये सारे राज आज भी एक राज हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने मरने से पहले ही अपने आप को एक तरह से भूत बना दिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अब कहानी ख़त्म तो सिलसिला शुरू। आज धनंजय चट्टी जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे धनंजय, और ये बस्तर से हैं। इसके अलावा उर्वशी रोहिला है और इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे उर्वशी जी। और पीयूष ने भेजा है, इनकी पत्नी है, हरिद्वार से। फैसल लांडिया महुल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फैसल। और निहाल कुरैशी ने भेजा है। इसके अलावा दीप कंवर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीप। अमित कुमार ने भेजा है। इसके अलावा दीपक मेवानी, हैप्पी बर्थडे। प्रदीप सिंह ने भेजा है। विक्रम श्रेष्ठ, हैप्पी बर्थडे विक्रम। और सबीना ने भेजा है, ये उनके पति हैं, यूएसए से। इसके अलावा जसनीत उर्फ यश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसनीत। और आज़म हुसैन ने भेजा है कोलकाता से। उपासना, इनका भी आज जन्मदिन है, बल्कि उपासना दार्जिलिंग से ही है, तो हैप्पी बर्थडे उपासना। और स्टीव ने भेजा है सिक्किम से, इनके दोस्त हैं। इसके अलावा ब्लू पेट्रो के माँ और बाप यानी मम्मी पापा, माता पिता, इनकी एनिवर्सरी है, तो दोनों को बधाई बहुत बहुत। ये उड़ीसा से है ब्लू, लेकिन अभी कैलिफोर्निया में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सविता डोलिया और प्रवीण डोलिया, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बधाई। कैथल हरियाणा से हैं ये। वत्सल देसाई हैं, प्रशांत कुमार हैं, राहुल पांडे हैं, राहुल यादव हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की दोनों ने। प्रियंका पटेल जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, गुजरात से हैं ये। प्रदीप कुमार हैं सिरसा से। उर्मी सिंह हैं। आकाश राज है। इसके अलावा सौरभ राउत हैं। ऋषिकेश मुलिक हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है। प्रियंका पांडे जी हैं, मिशिगन यूएस से, और आजमगढ़ की स्टोरी सुनना चाहती हैं। इन्होंने एक मेल लिखा है आवाज़ को लेकर, थैंक यू प्रियंका जी। इसके अलावा सुचिता पारिक जी हैं, शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और जो भी फरमाइश है कहानी की वो जल्द पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। क्या मैच था कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, सेमीफाइनल आईसीसी का टूर्नामेंट। और ये वही ऑस्ट्रेलिया थी जिसने हमारा सपना तोड़ा था 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, जब फाइनल में हम हारे थे अहमदाबाद में। तो एक तो वही बदला लेना था, दूसरा वर्ल्ड T20 के बाद लगातार दूसरी बार आईसीसी के टूर्नामेंट के हम फाइनल में पहुँचे, और ये कप हम जीत जाते हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड, बैक टू बैक 2-2 आईसीसी के टूर्नामेंट जीतना।
कल एक वक्त को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 क्रॉस कर जाएगी, जिस वक्त स्मिथ और बाकी शुरू के बैट्समैन खेल रहे थे। लेकिन फिर इंडियन बॉलर ने वापसी की और बेहतरीन बॉलिंग की। कुछ लापरवाह शॉट ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जिस वक्त मैक्सवेल अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो फिर पता नहीं स्कोर क्या होता। लेकिन ओवरऑल टीम गेम, लाजवाब खेल, और अब हम फाइनल में 9 मार्च संडे को हमारा मुकाबला, आज जो सेमीफाइनल चल रहा है। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि फाइनल हमारा साउथ अफ्रीका से हो। वर्ल्ड T20 में भी साउथ अफ्रीका ही हमारे सामने थे और हम जीते थे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, अगर इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो इंडिया के बाद एक न्यूजीलैंड की ही टीम बैलेंस है और सॉलिड टीम है उनकी भी। उनके स्पिनर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, दुबई में वो मैच भी खेल चुके हैं। तो न्यूजीलैंड हमारे लिए एक थ्रेट है। अगर बाकी जितनी भी टीम है, मुझे लगता है उन सबसे बेहतर टीम न्यूजीलैंड है। आज भी जो हालात हैं भी, मुझे लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से पार पा पाएगी। हालांकि आज मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड मैच हार जाए और हमारा और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो। तो अब संडे को एक फाइनल फिर से, और हमारी टीम इंडिया फाइनल में। और इस कल के मैच के साथ ही एक और भी चीज़ हो गई। पाकिस्तान को एक लंबे वक्त के बाद किसी ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी का मौका मिला था। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती तो ये फाइनल लाहौर में होता। लेकिन अब मेज़बान टीम के साथ इस बार क्या क्या हुआ। पाकिस्तान पहले 4 दिन के अंदर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई और अब फाइनल भी लाहौर से और पाकिस्तान से निकलकर दुबई पहुंच गया। तो उनके लिए तमाम झटके, और ये सारी वजह इसलिए कि टीम उनकी अच्छी नहीं खेल पाई। और अब फाइनल होगा लाहौर की बजाय दुबई में। तो ये तो रही चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट, चूँकि देना आपको ज़रूरी था। ये बातें दिल से निकलती हैं इसलिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बार बार कहता हूँ, ये इंसान का दिमाग कितना ख़तरनाक होता है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। कहानी गुजरात की है। गुजरात में बल्कि पिछले महीने की 9 फरवरी की बात है। 9 फरवरी को गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसके नाडियाड इलाके में एक मोहल्ले में एक दुकान पर 3 लोग बैठे थे और तीनों ने ज़ीरा पानी पिया, उसके सोडा वाटर जो आता है। थोड़ी देर के बाद तीनों वहीं गिर पड़े। कुछ लोगों ने देखा, उनको अस्पताल उठा कर ले गए। बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। अब एक साथ 3 लोगों की मौत। पुलिस को खबर मिली, पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है, देखते हैं कि इन्होंने कुछ सोडा वाटर पिया है, ज़ीरा पानी, और उसी के बाद तीनों की मौत हुई है। जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये तीनों शराब पीने के भी आदी थे। तो लगा कि कोई जहरीली शराब या कोई और चीज़ तो नहीं पी ली है। खैर पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि तीनों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। पुलिस ने विसरा का सैंपल लिया और फॉरेंसिक लैब भेज दिया। विसरा का आपको पता ही है, विसरा पेट की थैली का एक हिस्सा, जिसमें अगर किसी को कोई पॉइजन, जहर या कोई ऐसी केमिकल चीज़ दी गई हो तो उसका खुलासा उसी से होता है और उसमें वक्त लगता है। तो विसरा रिपोर्ट दे दिया और ये 3 अननेचुरल डेथ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 9 फरवरी की कहानी थी। धीरे धीरे 18 दिन बीत गए। 27 फेब को 27 फरवरी को फॉरेंसिक लैब से विसरा की रिपोर्ट आई। और जब रिपोर्ट आई तो फिर पुलिस हैरान। विसरा की रिपोर्ट में यह था कि इन तीनों की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना नहीं, बल्कि इन तीनों को एक जहर दिया गया था, खास किस्म का। अब पुलिस को लगा कि इन तीनों को जहर कौन दे सकता है, क्यों दे सकता है। तीनों की किसी से दुश्मनी नहीं, सारी फैमिली वालों से पूछताछ कर ली गई, कोई सुराग नहीं। अच्छा, इन 3 में से एक शख्स ऐसा था जो बेचारा गूंगा और बहरा था। इस शख्स का नाम था कनू भाई। कनू भाई न बोल सकता था, न सुन सकता था, और इसी वजह से मोहल्ले में लोग उसको जानते भी थे। और उसकी एक बड़ी अच्छी आदत थी। कनू भाई अगर घर के बाहर निकलता और किसी दुकान पर बैठता तो वो कोई भी चीज़, चाहे खाने की हो या फिर पीने की हो, कभी अकेला खाता पीता नहीं था। अगर वो चाय भी पी रहा और 1-2 लोग आ गए तो फिर वो उनके लिए भी चाय मंगाता था। कोई ऐसी चीज़ पी रहा है जो अकेले उसके पास है तो वो शेयर करता था। तो शेयरिंग की आदत थी, ये उसका नेचर था। और इस वजह से भी वो वहाँ पे लोगों का एक तरह से पसंदीदा था, क्योंकि अगर वो कुछ भी खाए या पिए तो वहाँ पर उसके पास में बैठा हुआ शख्स वो उसको ऑफर ज़रूर करता था। तो कनू भाई एक गूंगा और बहरा, उसकी भी मौत, और 2 और लोग थे जो उसके जानकार थे पर बहुत करीबी भी नहीं थे। अब पुलिस हैरान परेशान कि इन तीनों की मौत कैसे हुई, इनको जहर कौन दे सकता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश जब शुरू की तो उस इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले,
कॉल डिटेल से कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। सीसीटीवी फुटेज से भी कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली। उस मोहल्ले में चूंकि अब कन्नू भाई रहता था, आस पड़ोस के लोग भी मिलते थे, तो बहुत सारे लोग मिलते थे। पुलिस ने उनमें से एक एक को देखा, उनका कैरेक्टर, कोई पुराना केस, कुछ नहीं। केस अनसुलझा, कोई मोटिव, कोई कातिल, कोई ऐसी चीज़ जानकारी में नहीं आ रही है। अब पुलिस को यह है कि विस्रा रिपोर्ट के हिसाब से तो ये मर्डर है, लेकिन कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है, तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस के हाथ खाली। अब पुलिस ने वापस इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से शुरू की कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, ढूंढते हैं। तो अब 9 फरवरी को जब ये हादसा हुआ, जिस शॉप पर बैठकर जीरा पानी पिया इन 3 लोगों ने, उस शॉप के इर्द गिर्द उस वक्त जितने भी लोग थे उन सबसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी सस्पेक्टेड नहीं था, किसी पर शक नहीं गया। लेकिन पुलिस ने फिर से कहा कि नहीं, इन्हीं लोगों से फिर से पूछताछ करते हैं जो भी आखिरी वक्त में, आखिरी पल में इन तीनों के आसपास था। तो जो कहानी शुरू हुई वहां पे पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। पुलिस शुरुआत से हर एक से पूछ रही थी कि ये 3 लोग थे, इन तीनों को आपने देखा आखिरी बार क्या, कैसे? कुछ ऐसे चश्मदीद आए अचानक। उन्होंने कहा कि साहब हमने देखा तो था, लेकिन एक अकेला बैठा हुआ था पहले, कन्नू भाई, जो गूंगा और बहरा था, वो दुकान पर बैठा हुआ था, और जो 2 लोग थे वो बाद में आए थे। अब उसके बाद ये हुआ कि कौन कौन इस दौरान में आया, वो गैप कितना था। तो फिर हुआ कि मोहल्ले के ही बहुत सारे लोग थे, आस पड़ोस के जो जानकार थे। इसी पूछताछ में पता चला कि उसी वक्त जब वो जीरा पानी पी रहा था, उससे थोड़ी देर पहले एक वहीं पर रहने वाले कन्नू भाई का एक पड़ोसी, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, जिसका नाम है हरिकृष्ण मकवाना, तो हरिकृष्ण मकवाना भी वहां पर आया था। उससे भी पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो पूछा गया कि ये जीरा पानी कहाँ से, तो पता चला वो तो शॉप से लिया था, शॉप वाले से ही पूछा गया था। अच्छा, वो सारी बोतल पुलिस ने बाद में कब से मिले रखी थी। तो हरिकृष्ण मकवाना से पूछा गया। हरिकृष्ण मकवाना ने बताया कि मैं भी आया तो वो जीरा पानी पी रहा था। एक विटनेस से अचानक बताया कि जब वो पी रहा था तब हरिकृष्ण मकवाना ने उसे कोई चीज़ दी थी एक पुड़िया में, और उस पुड़िया में कोई चीज़ थी, उसने उसको डाला और फिर वो पीने लगा। लेकिन वो डालने के बाद पीता तब तक वो पुड़िया देकर उस जीरा में, और वो उसने क्या कहा कुछ पता नहीं, और वो तो वैसे ही गूंगा बहरा था, उसे मालूम नहीं, लेकिन जानकार था वो टीचर का। तो हरिकृष्ण मकवाना वहां से वो पुड़िया देकर चला गया। अब गूंगे बहरे कन्नू भाई ने वो पुड़िया उस जीरा वाले उसमें डाल दिया, अपनी जीरा पानी में। लेकिन वो पीता उससे पहले ही 2 और लोग उस दुकान पर आकर बैठ गए। ये दोनों वैसे ही जानने वाले थे मोहल्ले के। कन्नू भाई की अपनी जो आदत कि कोई भी चीज़ अकेले ना खाएंगे ना पिएंगे, अगर कोई आ गया आसपास तो ऑफर ज़रूर करेंगे। तो वो जो दोनों आया, उन दोनों से कन्नू भाई ने पूछा इशारे में ही, क्योंकि बोल सकते नहीं थे, कि आप जीरा पानी पिएंगे। वो दोनों भी आए थे, उन्हें लगा कि पी लेते हैं। दोनों ने हाँ कह दिया, हामी भर दी। इसके बाद 2 गिलास लिए गए, 2 गिलास में उस जीरा पानी के 3 हिस्से किए गए, और वो तीनों ने पी लिया। पीने के थोड़ी देर के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी, फिर अस्पताल गए, तीनों की मौत हो गई। अब ये कहानी आ गई। अब जब दूसरी बार पुलिस ने पूछताछ की, जब विस्रा रिपोर्ट आई कि ये तो जहर था, तो अब सारा खेल उसी शॉप पे था जहाँ पे ये लोग जीरा पानी पी रहे थे। जीरा पानी वाले के जितने भी बाकी के बोतल थे, बाकी चीज़ें, पुलिस ने उसकी भी तफ्तीश कर ली, उसको भी फॉरेंसिक लैब भेजा, उसमें से कुछ नहीं मिला सिवाय उस बोतल के जिसमें उन्होंने पिया था। अब ये पुड़िया वाली बात जब आई तो पुलिस ने खामोशी से सरकारी स्कूल के टीचर हरिकृष्ण मकवाना के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जब जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की तो पुलिस को कुछ डाउट हुआ। इसके बाद पुलिस ने हरिकृष्ण से दोबारा पूछताछ के नाम पर उसे थाने बुलाया। थाने बुलाने के बाद जब उससे लंबी पूछताछ की गई तो फिर उस टीचर ने कहानी सुनाई। वो कहानी सुनकर खुद पुलिस हैरान रह गई कि क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। जानते हैं वो कहानी क्या थी? हैरान कर देने वाली कहानी ये थी कि हरिकृष्ण मकवाना इसी नाडियाड इलाके में रहता था, गुजरात में। पढ़ा लिखा, इसलिए सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। वाइफ भी सरकारी स्कूल में टीचर, दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 12th का भी एग्ज़ाम दे रहा है, और सब कुछ ठीक था। लेकिन एक कोई पुराना केस था स्कूल से रिलेटेड, कुछ इल्ज़ाम लगे थे
तो बाकायदा मुकदमा कोर्ट में। अब वो अदालत आना जाना, बार बार की तारीख, उससे वो तंग था। इसके बाद वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। कुछ वक्त पहले उसके पिता की डेथ हो गई। अब वो थोड़ा डिप्रेस रहने लगा। उसे लगता था कि ये सब क्या है। उसकी बीवी उसे समझाती, वो बहुत प्यार करती थी बीवी से, वो भी बहुत प्यार करता था। लेकिन अचानक कोर्ट कचहरी के चक्कर, बाप की मौत, उन सब के बाद वो थोड़ा सा अजीब और अलग किस्म का इंसान हो गया। बीवी को इस बात का एहसास था कि ये थोड़ा सा बदल गया और अजीब तरह से बिहेव करता है। इसी दौरान हुआ कि फरवरी फर्स्ट वीक में एक रोज़ घर पर ये मौजूद था, तभी बाहर में कोई आया। वो अमेज़न से कुछ ऑर्डर दिया था उसने, वो डिलीवरी बॉय था। उसने साइन किया, वो डिलीवरी लिया। बीवी तब घर पर ही थी। बीवी ने पूछा ये क्या है। पहले उसने टाला, फिर बीवी ने जबरन उससे पैकेट छीना। उसने वापस पैकेट लिया, अंदर चला गया, पैकेट खोला, चेक किया। इधर बीवी को कुछ डाउट हो रहा था। जब उसने खोल वोल लिया और उसे कमरे में ही कहीं छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर चला गया। बीवी उसके वैसे ही बर्ताव से आजकल परेशान थी कि ये कुछ कर न ले। उस कमरे में गई जहाँ उसने छुपाया, उसे ढूंढा, निकाला। जब पढ़ा तो बीवी के होश उड़ गए। उसने अमेज़न से एक ख़ास किस्म का केमिकल, एक जहर उसका ऑर्डर दिया था, 500 mg, 500 ग्राम। अब बीवी चूँकि पढ़ी लिखी, स्कूल में टीचर, उसे पता है कि इस केमिकल का इस्तेमाल किस लिए होता है, क्योंकि वो एक तरह का जहर था। अब उसे लगा कि इसका पति मरने की सोच रहा है। उसने जो भी उस पैकेट में था सारे जहर को बहा दिया, फेंक दिया। बाद में लौट कर आया पति हरिकृष्ण। उसने देखा वो गायब। उसने बीवी से पूछा, उसने उसको समझाया, फिर कहा मैंने फेंक दिया। वो गुस्सा भी हुआ लेकिन फेंक दिया। लेकिन यहाँ गलती ये हो गई कि बीवी ने जो फेंका उसे ये पता नहीं था कि उसमें से थोड़ा सा उसने अलग निकाल कर पहले ही रख लिया था। बाकी पैकेट में सारा वैसे ही था, लेकिन उसने कुछ वो जहर चुपचाप से निकाल कर और अपनी जेब में रख लिया था, और ये बात बीवी को नहीं पता थी। अब बीवी ने कहा मैंने फेंक दिया। उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है। अब वो सोचना शुरू करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। उसे ये था कि सारी चीज़ों से अब छुटकारा मिले, मैं मर जाऊं। तो यही दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब वो आ गया तब उसे अब एहसास होता है कि कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा जहर। और दूसरा, वो बाकायदा मीडिया, सोशल मीडिया रिसर्च कर रहा था कि अगर वो मरता है इस तरह से तो कैसे पुलिस या फिर जो मेडिकल साइंस, इन सब से ये पता ना चले कि इसकी मौत हुई कैसे। मतलब नेचुरल डेथ दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए कि उसने खुद अपनी जान ली है। तो उसके ऊपर भी स्टडी कर रहा है। अब उसने कुछ इंश्योरेंस करा रखे थे, और उसे ये था कि अगर वो नहीं रहेगा तो उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, बीवी से प्यार भी करता था, इन लोगों की ज़िंदगी ठीक ठाक रहे, जो भी बीमा का पैसा है वो कम से कम मिल जाए। लेकिन अगर ये पता चल गया, साबित हो गया कि उसने अपनी मर्जी से अपनी जान दी है, तो बीमा के पैसे तो मिलेंगे नहीं। तो वो ये इंश्योर होना चाहता था कि उसकी मौत का तरीका वो हो जो उस बीमा के पैसे को देने में कानूनी अड़चन पैदा ना करे, मतलब नेचुरल डेथ दिखे। क्या हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस जहर का उसने ऑर्डर दिया है, उस जहर के खाने से ये खुलासा नहीं होगा कि किस जहर की वजह से मौत हुई या कुछ और हो जाती। अब यहीं से उसका दिमाग चलना शुरू हुआ। अब उसने कहा कि इस मौत का एक्सपेरिमेंट करते हैं, मौत की प्रयोगशाला एक तरह से। पहले किसी और पर आजमाते हैं और देखते हैं कि अगर वो एक तो मर गया तो ठीक है, इसका मतलब काम की चीज़ है, और मरने के बाद अगर उसके पोस्टमार्टम और चीज़ें होती हैं तो ये देखते हैं कि मौत की वजह क्या आती है। अब उसने ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को ढूंढना शुरू किया। कई लोगों पर निगाहें गई, कई लोगों पर उससे लगा कि इसको करना चाहिए, धोखे से दे देंगे। लेकिन फिर लगा कि नहीं, हो सकता है कल को वो बता दे, मेरा नाम ले ले, कुछ और भी चीज़ हो, और ना मरे, बच गया तो मुश्किल। तभी पड़ोस में रहने वाले कन्नू भाई पर उसकी एक दिन नज़र पड़ी। उसे लगा कि इससे बेस्ट केस स्टडी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कन्नू भाई पैदाशी न बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, गूंगे बहरे थे, मूक बधिर जिन्हें कहते हैं। तो उसे लगा कि अगर इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पकड़े भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना वो बोल सकता है ना सुन सकता है, तो पता ही नहीं चलेगा।
और ये भी पता चल जाएगा कि अगर पोस्टमार्टम होता है कि मौत की वजह पुलिस या डॉक्टर क्या बता रहे हैं, उसे लगा ये बेस्ट है। इसी के बाद 9 फरवरी को वो पुड़िया लेकर अब वो इंतज़ार करता रहता है। उसे ये भी पता है कन्नू भाई की आदत कि वो कोई भी चीज़ खाते पीते हैं दूसरों को ऑफ़र करते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले तक इसने भी ऑफ़र करना शुरू किया था। उस रोज़ भी ये पहुंचता है प्लानिंग के तहत टीचर हरिकृष्ण मकवाना शॉप पर, वहाँ लेता है जीरा पान और उसके बाद बैठ जाता है। उसे पता है कि अब कन्नू भाई के आने का वक्त है। जैसे ही कन्नू भाई दिखते हैं, वो बैठते हैं, वो उसे ऑफ़र करता है। चूँकि कन्नू भाई के अंदर खुद ये आदत थी, तो ऑफ़र को ठुकराते नहीं, उससे ले लेते हैं। वो थोड़ा सा अपने इसमें लेता है। और जब पुलिस को पता चला बाद में कि कुछ पुड़िया दी थी, वो पुड़िया वाली बात फिर जो इन्वेस्टिगेशन में थी वो गलत निकली। ये हुआ कि ऑर्डर इसने खुद दिया था और अपना जीरा पानी फिर उसने उसको दिया। तब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन आई पुलिस की। इसके बाद जो वो लिए हुआ था उसमें धीरे से अपना वो पॉइजन डाल दिया। अब बेचारा कन्नू भाई को कुछ आइडिया तो है नहीं कि क्या हो रहा है। उन्होंने वो ले लिया और उसके बाद ये अचानक फिर खड़ा होता और कहता है कुछ ज़रूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ, आप पियो। अब वो चला गया। अब तक ये है हरिकृष्ण मकवाना को कि वो अकेला पिएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इसकी एक तो मौत होती है कि नहीं, मौत हुई है तो वजह क्या निकलती है। वो जैसे ही जाता है इत्तेफाक से तभी 2 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो 2 वहीं आकर बैठ जाते हैं। अब कन्नू भाई की फितरत कि वो पूछते ज़रूर हैं, उन्होंने उन दोनों से पूछ लिया, इस बात से बेखबर कि इसमें जहर मिला हुआ। उन दोनों ने भी हाँ कर दी। उसके बाद उन्होंने गिलास मंगाई, उस गिलास में एक उसी ज़ीरा पानी के 3 हिस्से किए और तीनों ने बैठ के पी लिया और तीनों की मौत हो गई। अब जब मौत हो गई, इसके बाद हर रोज़ वहाँ के लोकल मीडिया, पुलिस के ज़रिए हरिकृष्ण मकवाना इस केस का फॉलोअप करता रहता, डिटेल लेता रहता कि इसमें पुलिस अभी तक कहाँ पहुँची। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो भी ये डिटेल लेता रहता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि मतलब दिल का दौरा पड़ने से मौत, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। तो हरिकृष्ण मकवाना बहुत खुश हुआ कि चलो अब अगर वो भी ये जहर पी लेता है तो कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक आएगा और इसमें फिर इंश्योरेंस का पैसा कहीं से मारा नहीं जाएगा। लेकिन फिर उसे अचानक पता चला, अब वो ये जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके उसने तय कर लिया था कि अब मैं ये जहर खुद पीऊँगा। लेकिन फिर उसे पता चला, सो लोकल मीडिया के ज़रिए खबर भी पड़ रहा हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा पुलिस ने विसरा सैंपल फॉरेंसिक लैब में भेजा है ताकि ये पता चल सके कि चूँकि उस ज़ीरा पानी में कुछ जहर वहर तो नहीं मिला हुआ। अब जैसे ये खबर उसे मिली तो फिर वो रुक गया। उसे लगा विसरा रिपोर्ट में कहीं कुछ आ गया तो फिर अगर मैं मर जाता हूँ तो फिर तो मेरी भी पोल खुल जाएगी। तो उसने कहा विसरा रिपोर्ट तक इंतज़ार करते हैं। इसके बाद अब वो विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा। अब विसरा रिपोर्ट चूँकि आने में वक्त लगता है, इंतज़ार करता रहा और आखिरकार कल विसरा रिपोर्ट आई, यानी कि ट्यूसडे को विसरा रिपोर्ट में आया कि इन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई और उस जहर का नाम भी है वही जहर था जो उसने अमेज़न पर ऑर्डर दिया था। अब जैसे ये सारी चीज़ें आई उसके बाद पुलिस ने पकड़ ही लिया था, खुलासा हुआ तो सारी कहानी सामने आई। यानी एक शख्स जो मरना चाहता था बट मरने से पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि जिस जहर को उसने मंगाया है वो काम करता है कि नहीं, और दूसरा उस जहर से मौत होने के बाद क्या इसका खुलासा हो सकता है कि मौत की वजह क्या है, क्योंकि वो मौत की वजह नेचुरल दिखाना चाहता था। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट एक पर करना था। उस कान्हा भाई की उस आदत की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई, तो एक की जगह 3 जाने गई, ट्रिपल मर्डर हो गया। और वो इस पूरे मामले में बस इंतज़ार करता रहा कि मैं करूँ, कब करूँगा। अब पुलिस ने पकड़ तो लिया हरिकृष्ण मकवाना को, लेकिन ख़ुद पुलिस भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि जिस शख्स ने ये पूरी साजिश इसलिए रची थी कि वो एक मौत पे एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा था कि बाद में वही तरीका उसे अपनाना था, तो कहीं ये कुछ उल्टा पुल्टा ना कर ले। तो पुलिस हिरासत में भी उसकी निगरानी की जा रही है और उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। लेकिन कमाल देखिए कि मौत के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 3 कत्ल कर डाला। मैंने शुरू में कहा था ना, पता नहीं क्या क्या दिमाग और कैसी कैसी कहानियाँ क्राइम की दुनिया में आती हैं। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज टीना थापा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टीना। और ये लोकेंद्र थापा जी की पत्नी है। साथ ही गौतम शिंदे का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गौतम शिंदे जी। और ये चंद्रशेखर शिंदे जी ने भेजा है। साथ ही डिम्पल चौधरी मकवाना, इनका भी आज बर्थडे है।
मोखावा बल्कि नाम है। तो डिम्पल चौधरी जी हैप्पी बर्थडे, और भेजा है अशोक बिश्नोई ने। इसके अलावा नवदीप सिंह गोदार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नवदीप सिंह जी, ये अपने आर्मी में है। और ये भेजा है राणा राम जी ने, उनके पिताजी हैं। इसके अलावा पप्पू देवी जी उनकी मम्मी हैं, और साथ ही मंजू और मोती सिंह ने। इसके अलावा रानी साहू का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रानी साहू जी। और ये हेमंत साहू जी की पत्नी है, और ये पूरी साहू फैमिली की तरफ से विश किया गया। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।